बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के सेशन में जो कि महाराष्ट्र सिकल सेल वीक है, आज सप्ताह का 5वां दिन है। और आज हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर पंकज तिवारी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब है फैमिली एंड पब्लिक हेल्थ फिजिशियन, जो कि जन स्वास्थ्य सहयोग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिकल सेल पर काफी वर्षों से काम कर रही है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। उस संस्था से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ काफी पिछले 5 वर्षों से हम लोग मिल करके सिकल सेल डिसीज के लिए अलग अलग फोरम में सिकल सेल डिसीज की बात रखते हैं, उनके पेशेंट्स की परेशानी रखते हैं। और सर ने बहुत नजदीक से देख रहे हैं कि उनका जीवन किस तरह का है। आज हमारा सौभाग्य है कि सर हमारे साथ जुड़े हैं। आज का विषय हमने सिकल सेल डिसीज और मेंटल हेल्थ रखा है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हो, और उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज हो, वो आज हम सर के द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे। मैं सर को आमंत्रित करता हूँ। सर प्लीज, ये फोरम अभी आपका है। कृपया हमें जी, मार्गदर्शन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, इस महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा रखने के लिए और मुझे इसके लिए आमंत्रित करने के लिए। और जी सर। थोड़ा जनरल बातचीत करता हूँ और फिर उसके बाद मुझे लगता है हम सवाल जवाब से बात करते हैं तो ज्यादा इंटरेक्टिव भी रहेगा। हाँ अ, सर। सिकल सेल के बारे में तो मुझे लगता है कि और इस पूरे सप्ताह में पुराने जो स्पीकर्स हैं उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण बातें रखी। और सिकल सेल क्या है उस पर हम बहुत ज्यादा वापस रिपीटेशन नहीं करेंगे। बट जैसा कि सभी लोगों को ये ज्ञात है कि एक अनुवांशिक रोग है, एक उसको हम कई बार क्रॉनिक डिजीज गैर संचारी रोगों में भी बात करते हैं। और जब से जन्म है तब से ये समस्या है और जब तक हम हैं तब तक रहेगी लगभग। और उसके साथ बहुत सारी परेशानियां उस पूरे जीवन काल में जिस समय जिसमें एक व्यक्ति जाता है वो उस दौर से गुजरता है। और सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं, वो व्यक्ति और उसका परिवार जो है वो उस समस्या से गुजरता है। और और इस दौरान जो जो मेडिकल समस्याएं होती हैं, उनकी कमी होना, पीलिया होना, बहुत अधिक दर्द होना, इन सब पर शायद और बातचीत हुई भी होगी और आगे होगी भी। लेकिन ये मेडिकल समस्याओं को कैसे डील किया जाए ये एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और उस पर कार्य लगातार चल भी रहा है। लेकिन साथ साथ जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी लोगों को ये और काफी सारे लोग जो हमारे पेशेंट्स हैं इस ग्रुप में भी जो लोग जुड़े हैं, कि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं मन का भी होता है। और अगर मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ होते हुए भी कई बार स्वस्थ नहीं हो पाता। दोनों बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। और अ, अ, मन का स्वास्थ्य हमारे शरीर के स्वास्थ्य से इस प्रकार भी जुड़ता है कि अगर किसी को हर साल 2 या 3 बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है, उसको खून चढ़ाना पड़ रहा है, उसके माता पिता, उसके परिवारजन हमेशा परेशान रहते हैं कि अरे अब इसको अगर काफी दर्द हो जाएगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे, इसके स्कूल से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। इन ये सारी अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस जो है वो एक पेशेंट और उसकी फैमिली डील करती है लगातार। और ये मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो पेशेंट्स हैं या फिर पेशेंट की फैमिली से हैं, वो सारे लोग इसको बहुत ही गहराई से महसूस भी करते हैं। और और इन सब की वजह से इस ये बिल्कुल देखा गया है, आपने देखा भी है, अभी मैं खुद देखा था कि लैंसेट की स्टडी पब्लिश्ड है जिसमें ये पाया गया है कि मानसिक रोग जो सिकल सेल रोगी हैं उनमें लगभग 2 से 3 गुना अधिक पाए जाते हैं एक जिसे हम बोले अदर अदर पॉपुलेशन से। मानसिक रोगों में चिंता का रोग, डिप्रेशन का रोग, ये सारे रोग आते हैं। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम जिन पेशेंट्स के साथ डील करते हैं उनमें कई पेशेंट्स जो है जिनका सुसाइडल डेथ्स भी हुए हैं, जो बहुत दुखद रहा है। मतलब एक प्रकार से वो इस मानसिक स्थिति तक पहुंच गए जिसमें उन्हें लगा कि अब मैं जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। अ, तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती समस्या है और इस पर किस तरह डील किया जाए इस पे बात करने की बहुत आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी का व्यक्ति हूँ, एक डॉक्टर हूँ, तो कई बार हमारी ट्रेनिंग भी और हमारे सोचने का नजरिया भी
काफी हद तक शरीर को ठीक करने वाला नजरिया हो जाता है। तो शरीर में ये समस्या है तो उसको ये पहचाने और फिर उसके बाद ये इलाज करें। लेकिन शरीर के साथ मन को साथ लेकर के देखना, बात करना और उस पर काम करना, ये एक, जो भी स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे वो मैं हूँ या अन्य स्वास्थ्य कर्मी हूँ, उनको भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और एज अ पेशेंट फैमिली, हमें खुद भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि क्या हम सभी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, क्या हम उसको ठीक रखने के लिए भी पर्याप्त स्टेप्स ले रहे हैं कि नहीं। तो बस इस बैकग्राउंड के साथ मैं बात रख शुरू करना चाहूंगा, और फिर मुझे लगता है कि सभी लोग अब पूछते जाएं तो हम लोग फिर उसके ऊपर आगे बातचीत करेंगे। जी। जी सर, बहुत अच्छा कहा आपने। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज सर को सुन पा रहे हैं। अ, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि एक एक करके आपके प्रश्न पूछिए। प्रश्न उत्तरों के सिलसिले में ही हम इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कृपया एक एक करके प्रश्न कीजिए। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, आ रहा है आवाज सर? हाँ, अभी आ रहा है, अभी आप पूछ हाँ। सकते हैं। हाँ। तिवारी सर। हेलो। जी। हेलो। जी सातपुते जी। जी। हाँ। हाँ, मैं केमिस्ट हूँ सर। जी मैं सुन पा रहा हूँ। मेरा लड़का आईआईटी पवे में जी। एमटेक कर रहा है। उसको सिजोफ्रेनिया जी। हो गया मैडम सर। हेलो। जी। हाँ हाँ जी, तो हाँ जी, सुन रहा वो, हूँ मैं। हाँ, सिजोफ्रेनिया। क्योंकि वो कैसा सर, सिकल सेल में वो क्राइसिस आता था, तो उसने क्या किया सर, एक गुरु किया था। हम्म। उसके वजह से वो ध्यान में लग गया था सर। हम्म। उसके वजह से उसको फिर हम्म। सिजोफ्रेनिया करके ये हम्म। किया है। तो उसको 6 महीना ब्रेक दिया था सर। हम्म। आईआईटी ठीक है। आईआईटी मुंबई से। तो फिर मैंने बोला ठीक है। सर ये, हाँ, तो वो क्राइसिस में जाने की वजह से उसने वो ये लिया, तो उसके वजह से उन्होंने क्या किया सर, 1 साल में उसको डिप्लोमा देके उसको ये कर दिया। बोले तो डिप्लोमा लेके तू कर नहीं अच्छा। सकता कर। हाँ। फिर हम गडकरी साहब के पास अच्छा। गए। गडकरी साहब ने फोन किया कि पूरे थर्ड सेशन में उसने 8 पॉइंट करके ये लिया है, तो ये होशियार विद्यार्थी है, तो इसको आप हम्म। सिकल सेल है करके उसको आप निकाल क्यों दे रहे हैं? तो उसके वजह से फिर मैं हम्म। उनके पास गया। तो फिर उन्होंने सर वो सिजोफ्रेनिया करके ये टेस्ट दिया, ये हो गया। तो उसके ऊपर उसमें उसको एमिसल्प्राइड हम्म। और ओलांस ओलाजेपिन 2.5 ये ड्रग चालू है। हम्म। 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 तो उसमें वो ठीक है। फिर वो तो उसने फिर एमडी मेडिसिन मैडम थी, उसने उसमें टेस्ट किया। तो मैडम सर उसमें कैसा है, इसमें हम्म। आप प्लेटलेट का है, तो प्लेटलेट ऐसा किए तो बहुत कम आता है। जब मैनुअल उन मैडम को बोला मैनुअल में करो इसको, 1,30,000 आया। इसके हाँ। वजह से मेरे को उसके वो हाँ। मुंबई में हाँ। सर, मुंबई में इसमें वजह से उसको बहुत दिन एडमिट भी रखना पड़ा। तो वो बोले प्लेटलेट बढ़ते नहीं। मैं सर मैडम बोला अच्छा। इसमें मैं, हाँ, तो उसके वजह से फिर मैं उनसे झगड़ता था। क्या बोला, 1-2 दिन में मुझको छुट्टी कर। तो अभी हम्म। उसमें कैसा हुआ सर कि इसको थोड़ा सिजोफ्रेनिया हम्म। करके ये हो गया है, तो उन्होंने फिर वो आरओआर टेस्ट कर दिया साइकेट्रिक ने। हम्म। तो उसमें थोड़ा सा एम्स में किया सर, मैं नागपुर अच्छा। में। तो उसमें थोड़ा सा उसको ये लगा है, क्योंकि हाँ। वो सब जानता है, मगर वो उसको थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि वो 8 दिन में क्राइसिस में जाता था, 8-15 दिन में। अभी जब से वो नागपुर में अच्छा। हाइड्रोक्सीक्लोराइड शैलेश बाम्बोडे सर करके है, तो 1.5 साल हो गया सर। अभी हमारे को लगता है क्या, सिकल सेल हम्म। हमारे पे है ही नहीं। नो क्राइसिस, नो कुछ कुछ बिल्कुल हम्म। प्रॉब्लम ना ब्लड। तो उसके वजह से हमने ओके। फिर वो बढ़िया। हम्म। 6 महीने सर ब्रेक दिया है। तो अभी हम गए थे तो आरओआर टेस्ट किया, तो वो बोले एक हम्म। 1.5 महीना आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। तो उसके ऊपर भी वो, उनको बोला हम्म। मैडम क्या ये सिकल सेल में ये प्रॉब्लम आता भी है? क्योंकि क्राइसिस में ये प्रॉब्लम आता है। उसके वजह से फिर उनको ये हम्म। ध्यान में है, तो फिर बोले ऐसा कुछ नहीं, आपने हम्म। निकाल दिया था सर। फिर हमने उसको बोला, तो हम्म। फिर वो बोला ठीक है। तो अब ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर, क्योंकि सिकल सेल का पेशेंट कभी भी हम हो सकता है, क्योंकि बीमारी की वजह से आप उसको निकाल देंगे, ये जरूर सही नहीं। बात। इसके वजह से आप थोड़ा सा ये करना चाहिए सर, या इसके बारे में ठीक आप बात थोड़ा है, सा। बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद सतपुजा जी, आपने बहुत ही उसको विस्तार में बताया, और बहुत ही एक, जैसे बोले, प्रैक्टिकल उदाहरण जो आपने अपने
जीवन में देखा। हाँ और बस इस, क्योंकि आपने वो बात को बहुत ही विस्तार से रखा है, मैं बस दो तीन चीजें इसमें जोड़ता हूँ बाकी हाँ सभी की जानकारी के लिए, बिकॉज इसमें कुछ कुछ टेक्निकल शब्दों का प्रयोग सतपुत्र जी ने किया। तो जो हाँ मानसिक रोग होते हैं, वो मानसिक रोग मोटा मोटी दो किस्म के होते हैं, जिसको हाँ हम मोटा मोटी एक अंग्रेजी में साइकोसिस न्यूरोसिस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में हाँ समझे तो एक एक किस्म के मानसिक रोग जिसमें व्यक्ति जो है वो अ, वास्तविकता से दूर होने लगता है, जिसको हम हाँ साइकोटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हाँ एक किस्म के मानसिक रोग होते हैं जिनको हम न्यूरोसिस कहते हैं, जिनमें व्यक्ति वास्तविकता में रहता है लेकिन वो तनाव में होता है, वो चिंता में होता है, वो डिप्रेशन में होता है, लेकिन वो रियलिटी से जुड़ा रहता है, वो एक रियलिटी से दूर नहीं रहता। तो बराबर। जो स्किज़ोफ्रेनिया जिसकी बात सतपुते जी ने की, ये एक साइकोटिक स्पेक्ट्रम हाँ डिसऑर्डर है। बराबर। और हाँ हमारे देश में सबसे कॉमनली पाया जाने वाला साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। हाँ हाँ और ये दवा से बिल्कुल ठीक भी हो जाता है, दवा से, और दवा के साथ साथ ऑफ कोर्स जो फैमिली सपोर्ट और हाँ जो बाकी चीजें चाहिए उनसे हाँ बहुत ही अच्छा वेल रिस्पॉन्डिंग है। और उसकी वजह से किसी को ऐसा कहा जाए कि भाई आप ये नहीं कर सकते या ये नहीं कर पाएंगे, हाँ ये बिल्कुल शायद उचित नहीं था। और बहुत सही तरीके से आपने उसे हैंडल भी किया। आपने सबसे पहले अपने बच्चे का भी ध्यान दिया, फिर उसके बाद उसके साथ खड़े भी रहे। और मुझे हाँ पूरा विश्वास है कि आगे अब वो अपने जीवन में बहुत बेहतर कर भी पाएंगे। आ, है। आ, तो तो ये समझना भी जरूरी है कि जब मानसिक रोग अगर किसी को हो रहा है या मानसिक उसके लक्षण होते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो हम साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया की बात की सातपुते जी ने, उसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें जो व्यक्ति होते हैं उनको डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, ये अंग्रेजी के तीन शब्द हैं, ये आते हैं। मतलब कई बार ऐसा होना है कि एकदम ही कोई फिक्स फॉर्म बिलीफ हो गया कि ये ऐसा है, जबकि वो एक्चुअल में है नहीं, सच नहीं है, या फिर कुछ ऐसा नहीं। दिखाई देना जो एक्चुअल में नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो एक ये है कि अगर किसी को भी इस प्रकार के सिम्टम हो तो उस समय जरूर डॉक्टरी सलाह लेना आवश्यक है, और उसके अनुसार उसका इलाज करवाना। और तो ये आपने बिल्कुल सही किया। और ये तो है कि अगर हम देखें जो मूल बीमारी है सिकल सेल, हाँ जैसा आपने बताया कि जब हाइड्रोक्सीयूरिया वो निरंतर लेने लगे, जिसकी वजह हाँ से उनके जो दर्द की समस्याएं, खून ज्यादा चढ़ने की समस्याएं हैं, अस्पताल में भर्ती होने की इंजीनियरिंग। समस्याएं, वो कम हो गई, ऐसा आपको बिल्कुल महसूस होने लगा कि अब वो सिकल सेल रोगी ही नहीं है। तो उसका इस सर वजह से भी उनके मानस उसका जी वेट जी 1.5 साल हाँ, में सर 55 से 70 केजी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इस वजह से भी उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें बहुत सुधार हुआ। तो इसका एक इससे ही सीखने वाली बात ये भी है कि सिकल सेल रोग का अच्छा प्रबंधन अगर होगा तो उससे मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि मानसिक हाँ रोग हो गया तो सिर्फ मानसिक रोग का प्रबंधन ही करना है, सिकल सेल रोग का प्रबंधन तो आवश्यक ही। तो बहुत धन्यवाद हाँ सतुते इसके ठीक लिए। ठीक है। थैंक यू जी। धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो। हाँ हाँ, पूछिए जी। निशांत। तो कौन हो? हाँ, पूछिए सवाल आपका। हेलो। हाँ हाँ, जी पूछिए। निशांत जी। सर मेरा एक सवाल है। हाँ हाँ, पूछिए निशांत जी। सर मेरा बच्चा 7 साल का है। तो 7 साल में बच्चे को कैसे ट्रीट करना है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, थोड़ा सा सर के साथ में बात करना है सर। अच्छा वो कुछ बताए मुझे। जी। तो निशांत जी मैं बस, 7 साल हाँ का मैं बच्चा बस है। ये पूछना चाहूंगा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी। कि अभी आपका बच्चा जो है वो आपके हिसाब से कैसा है, ठीक है, या उसमें आप कुछ ऐसा लग रहा है कि वो मानसिक रूप से कुछ उसको समस्या हो रही है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है या क्या है? नहीं सर, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सर कि आगे चल के कैसा हो सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। तो जो निशान जी जिस ओर मतलब हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। जी। एक सिकल सेल रोगी है जो एक बच्चा है और उसका परिवार भी है। देखिए
जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं है कि जब हम बीमार हो जाएं और उसके बाद ही हम उसका इलाज लें। स्वास्थ्य का हमेशा अर्थ ये है कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम सिकल सेल में भी ये बात करते हैं ना कि अगर हम अपनी जीवन शैली अच्छी रखेंगे, हाइड्रोक्सी यूरिया फोलिक एसिड का रेगुलर प्रयोग करेंगे, तो हम स्वस्थ बने रहेंगे बहुत लंबे समय तक। उसी तरह से जब हम मानसिक स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ बना के रखें उस और ये बात कर रहे हैं, तो उसमें देखिए जो सबसे जो बेसिक है, जो अभी इस पुराने वाले में बात में भी मैंने सातों जी बारे में बताया कि एक तो जो सिकल सेल रोग है उसका मैनेजमेंट, उसका जो वो उचित रहना बहुत आवश्यक है, जिसमें हाइड्रोक्सीयूरिया फोलिक एसिड का नियमित प्रयोग और उसमें जो उसकी डोजिंग है वो एडिक्वेट रहे। उसके बाद अगर वो बच्चा को बीच में, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बावजूद भी साल 2 साल में तो एडमिशन रिक्वायर्ड हो सकता है, तो उस समय उसको प्रॉम्प्ट एडमिशन मिले, प्रॉम्प्ट पेन कंट्रोल हो। और होम पर भी अगर उसको माइल्ड पेन हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए माइल्ड पेन रिलीफ कैसे कर सकते हैं। तो डिजीज का जो मैनेजमेंट है वो, और डिजीज के मैनेजमेंट में जो भी आपके जो डॉक्टर वो देख रहे होंगे, वो जरूर जो कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको अर्ली थोड़ा आइडेंटिफाई करना वो भी चीज होती है। क्योंकि खासकर जो आप जान रहे हैं कि कूलों की हड्डी का एवास्कुलर नेक्रोसिस है, जिससे कूल्हे की हड्डी जाम होने लगती है। वो हालांकि जो लोग ज्यादातर जल्दी हाइड्रोक्सीयूरिया शुरू करते हैं उनमें ये नहीं होते। ये अगर ये समस्या सेट इन होने लगती है तो एक समय के बाद जो व्यक्ति है उसको बहुत दर्द और तकलीफ होती है, और वो समाज में एक नॉर्मल फंक्शन करने में उसको बहुत दिक्कत आती है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी समस्या बनता है। तो इसलिए इस प्रकार की क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस को भी जो डॉक्टर देख रहे हैं वो उसको देखते रहे। आप भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रह सकते हैं। तो इस हिसाब से एक बात तो ये हो गई कि जो डिजीज है सिकल सेल डिजीज, उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली करते रहना। दूसरा ये कि अ, और ये चीज सिर्फ सिकल सेल रोगी या उसके परिवार पर ही लागू नहीं होती, जो मैं बोल रहा हूँ वो अन्य पे भी लागू होगी, कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जो है वो एक जीवन शैली भी है और एक कला भी है। और अ, जैसे हमारे समाज में कहा जाता है कि इस चैलेंजेस जो है वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम चैलेंजेस पे को देखें, सीखें और फिर आगे बढ़ें। अ, मैं एवीएन के बारे में और बता दूंगा अभी। जी। तो सबसे ये आपके परिवार में भी और आप बच्चे के साथ भी लगातार बात करते होंगे इस बारे में, खुलकर बात करना आपस में कि ये समस्या अब हमारे पास है बेटा, है ना। और ये आप और आपकी वाइफ और जो भी परिवार में लोग हैं वो भी, और अब हमको इस समस्या के साथ कैसे साथ लेते हुए जीवन में एक्सेल करना है, आगे बढ़ना है, ये हमको सीखना है। कई बार हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप करने वाले होंगे और उसी समय हमें हो सकता है कि तकलीफ हो जाए। ऐसा हो सकता है आप जिस चीज के लिए सालों से तैयारी कर रहे होंगे और वही चीज हो सकता है आप उस समय ना कर पाए। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जीवन खत्म हो जाएगा या फिर जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे या नए मौके नहीं मिलेंगे। तो ये जो मेंटल मेंटल ट्रेनिंग और जो मेंटल कंडीशनिंग होती है, जो आपस में रह करके एक कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अ, उससे वो बच्चा जो है वो मेंटली स्ट्रांग होता जाता है। और आप खुद भी स्वयं भी स्ट्रांग होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब मैं मेरे को, और इस बात के लिए भी कि वो कोई फॉल्स स्ट्रेंथ नहीं है, वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी ये सिचुएशन है, और ये सिचुएशन में मैं जो बेहतर कर सकता हूँ अपनी बीमारी को ठीक रखने के लिए वो मैं और मेरे माता पिता कर रहे हैं। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि वो करने के बावजूद भी हमको बीच बीच में ऐसी गंभीर समस्याएं आएंगी जिनमें हो सकता है मैं जीवन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो मैं उसी समय करना चाहता था वो ना कर पाऊँ। हो सकता है वो मैं अगले साल कर पाऊँ, 6 महीने बाद कर पाऊँ। और हो सकता है मेरे कुछ साथी ऑफकोर्स मेरे से उस चीज में थोड़ा सा आगे निकल जाए उस समय। लेकिन इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि जीवन मेरे लिए वो हो गया या, और तो इसको एक्सेप्ट करते हुए अपने आप में स्ट्रेंथ को डेवलप करते हुए हमेशा एक नए सिरे की ओर आगे बढ़ना। तो ये एक, तो ये एक बातचीत जो है ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। साथ में जैसा मैंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत आपस में जुड़े हैं। तो शारीरिक एक्टिविटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। जो भी परिवार अपने पारिवारिक और जीवन शैली में आधा आधा घंटे की शारीरिक एक्टिविटी, चाहे वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, योगासन हो, कुछ भी रखते हैं, उनका मेंटल हेल्थ बेटर होता है। उसके साथ मेंटल हेल्थ के लिए हॉबीज बहुत अच्छी होती हैं।
कोई ना कोई मतलब जो भी वो और बड़ों को भी रखनी चाहिए कुछ ना कुछ एक हॉबी, चाहे वो किताब पढ़ना हो, बाहर घूमना हो, पेंटिंग करना हो, म्यूजिक हो। ये बहुत दीज रियली हेल्प। कि आपको लगेगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट जब इसको कंडीशनिंग करके धीरे धीरे करते रहते हैं तो वो दे रियली हेल्प यू इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। तो ये करना। और एक मेरे बहुत ही एक सीनियर है इंदौर के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर और पासी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताते थे स्वस्थ जीवन के बारे में, सिर्फ स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नहीं। वो बोलते थे कि 5 चीजें हमेशा याद रखो। एक तो भोजन जो है वो सही समय से करो, पर्याप्त करो, मतलब ना अधिक ना कम। और जितना हो सके बाहर का भोजन उसके बजाय घर का भोजन करो, और सभी कुछ करो। पर्याप्त स्लीप लो, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 7 से 8 घंटे की स्लीप, आप सही समय पर सोएं, सही समय पे उठें। और जो मैंने कहा कि आधा घंटा से 45 मिनट की किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप करें एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5 दिन। चौथा जो है वो हॉबीज, कोई ना कोई एक हॉबी जरूर रखें, बच्चे में भी डेवलप कराएं। और पांचवा जो वो बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। कि हमेशा अगर आप इस बात का एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं कि जो ईश्वर ने हमको दिया है उसके प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, तो उससे ऑफकोर्स जो नहीं है हमारे पास, जो नहीं दिया, वो लेस पावरफुल हो जाता है और हम कई चीजों पर बहुत अधिक पावरफुली काम कर पाते हैं। एवियन वाला क्योंकि रिपीटिशन के लिए कहा तो वो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। एवियन जो है वो एवैस्कुलर नेक्रोसिस जो अंग्रेजी में शब्द है, ये एक सिकल सेल के रोगियों को होने वाली जटिलता है, जिसके अंतर्गत खासकर ये जो हमारी कूल्हे की हड्डी है, हिप जॉइंट्स को कहते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से वो हड्डी फ्यूज हो जाती है, और उसकी वजह से व्यक्ति को कूल्हे की जगह पर मुड़ना या कुछ भी कर पाने में बहुत पेन और तकलीफ होती है। तो ये यूजुअली जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका मेडिकल मैनेजमेंट शुरू नहीं होता जल्दी, उनमें जल्दी आ जाती है। जिन लोगों का मेडिकल मैनेजमेंट जितनी जल्दी शुरू हो जाए, जैसा कि आपको अभी जानकारी होगी कि 9 महीने के बच्चे को हाइड्रोक्सीयूरिया शुरू करने का इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। ऐसा नहीं कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तब शुरू करना है, बट 9 महीने के बच्चे को शुरू कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स वेट। उसका मेन पर्पज उस समय ये नहीं है कि उसको हम दर्द की परेशानी से उससे बचाने के लिए कर रहे हैं। उसका पर्पज ये है कि जो लॉन्ग टर्म 20 साल बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसको हम बचाना चाहते हैं, जिसमें एवीएन एक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उन्होंने चैट में लिखा है कि सर माय ऑडियो नॉट वर्किंग एंड आई एम सिकल सेल पेशेंट एंड सफरिंग फ्रॉम एवीएन, लेफ्ट हिप बोन थर्ड स्टेज एंड राइट हिप बोन सेकंड स्टेज, डॉक्टर प्रिफर ऑपरेशन, how to deal with this, and my mental health totally damaged and my thinking level totally disturbed sir, so please guide. जी। जी रोहित जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। अगर आप उम्र भी थोड़ा सा बता सकते हैं चैट में कि लगभग आपकी कितनी उम्र है, अ, एक अप्रोक्सीमेट। तो रोहित जी आपकी एज बता दीजिए। ओके, 23। 23। ओके। तो मतलब मेरी सहानुभूति रोहित जी आपके साथ है कि इस यंग एज में आपको दोनों बायलैटरल हिप्स में ये गंभीर समस्या हुई है। और ये मैं आपको बता दूं रोहित जी, आप ये अ, अभी जैसे मैं जिन लगभग 2-2,500 मरीजों के साथ हम लोग काम करते हैं, उसमें लगभग 10% मरीज, मतलब 250 लोग जो हैं, 250 से 300 लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। क्योंकि अभी तो सिकल सेल पे पिछले 5-7 साल में ज्यादा मोमेंटम बिल्ड हुआ है, तो इसलिए उसके पहले से तो बहुत ही कम ही लोग हाइड्रोक्सीयूरिया ट्रीटमेंट पे थे। तो ऑलरेडी वो जो गोल्डन फेज था, जो अर्ली चाइल्डहुड फेज था, जिसमें उनको हाइड्रोक्सीयूरिया टाइमली मिलनी चाहिए थी, वो मिस हो गया, जिससे उसमें जो थोड़े थोड़े से समस्याएं वो बनती रही, और फिर जब तक वो 20 के हुए या 18 के हुए तब तक उनको ये एवियन सेटिन हो गया। अब ये रोहित जी, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिशियन या इस हड्डी की समस्या का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है एवियन के बारे में, उसमें मैं आपको बता दूं कि एक तो आपने ये बहुत अच्छा बताया, जो स्टेजेस आप बता रहे हैं, तो मुझे लगता है आप लोग अपने एमआरआई भी आपके जो डॉक्टर हैं उन्होंने करवाया होगा, और उसके अनुसार ही आपको ये स्टेजेस की बात की होगी। अ, तो इसमें एवियन के केसेस में जब एवियन सेटिल हो गया है, तो इसका कोई एक रूल नहीं है
कि जो कि सबके लिए अप्लाई होता है, इसमें ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि जो यंगर पेशेंट्स हैं, मतलब जैसे 23 हम यंगर ही मानेंगे, 12 से लेके 22-24 साल तक, उसमें हिप रिप्लेसमेंट जो ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, उसको अभी भी एक अच्छे ऑप्शन की तरह लोग देख रहे हैं। और क्योंकि ये माना जाता है कि उनका एक बहुत ही लंबा लाइफ स्पैन बचा हुआ है, और अगर वो सक्सेसफुली हो जाता है तो उनको काफी फायदा होगा। लेकिन आपके साथ एक चैलेंज ये है कि आपके दोनों हिप्स जो है उनमें एवियन सेटन हो गया है, तो दोनों हिप्स का रिप्लेसमेंट करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। तो मेरा यही सुझाव आपसे रहेगा कि और ये फिर मैं गौतम जी को से बात भी करूंगा कि जो आपके नजदीक में जो बेहतर ऑर्थोपेडिशियन हो सकते हैं, जो कि सिकल सेल में एवियन के केसेस को डील करते हैं, हम उनसे आपको संपर्क में डालें और आप उनसे ही लगातार बात करें, और जो उचित हो सके वो इंडिविजुअलाइज करके आपको ट्रीटमेंट करें, तो वही बेहतर तरीका होगा। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और चैट बॉक्स का क्वेश्चन है, आप अगर ले लेंगे सर। और सर, हेलो जी। सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा, प्लीज। इनका सवाल है कि शादी को रिलेटेड कि करना चाहिए या नहीं। ये एसएस पैटर्न है, लेडी है और 31 ईयर एज है, और हम्म, उसको लेकर के इन्हें मेंटल स्ट्रेस है। क्योंकि कुछ डॉक्टर जी। कह रहे हैं कि शादी जी। करना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए, तो व्हाट टू डू। जी। जी। बहुत संध्या, बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल लिया। इसलिए मैंने कहा कि जो जब आप सवाल पूछते हैं ना, तो बहुत ही सही मुद्दे निकल के आते हैं चर्चा के लिए, जो एक्चुअल में आपको परेशान कर रहे होते हैं। तो संध्या देखिए, इस बारे में तो आपको जानकारी होगी ही, और बाकी लोगों को भी, बट मैं रिपीट भी कर रहा हूँ कि क्योंकि सिकल सेल एक अनुवांशिक रोग है, इस और सिकल सेल माता पिता से बच्चों में आता है। जो सिकल सेल वाहक होते हैं उनमें कोई समस्या नहीं होती, उनके पास एक जीन होता है। और अगर सिकल सेल वाहक से शादी करता है तो आशा है आप भी आगे होंगी। आपका सवाल जो था मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ बात। तो जी सर। जी। तो ये चीज की सिकल सेल एक अनुवांशिक रोग है, और हमको सिकल सेल का रोग जो है वो माता पिता से ही बच्चों में आता है। और सिकल सेल के वाहक जो होते हैं वो एकदम नॉर्मल रहते हैं, बट उनके पास एक जीन होता है जिसमें सिकल सेल की समस्या है, और जो रोगी होते हैं उनमें दोनों जीन होता है। तो ये मोटा मोटी जानकारी आप लोगों को होगी ही, इसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आजकल उपलब्ध है सिकल कुंडली में। तो इससे संबंध इसी के वजह से इस पर काफी चर्चा है कि और ये कहा भी जा रहा है कि सिकल सेल को अगर हट मतलब पूर्णतः से हटाना है, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है जिसमें कि अगर शादियों में, क्योंकि ये कहा जाए कि अगर वाहक वाहक से शादी करते हैं तो भी 25% चांस है कि कि बच्चे में सिकल सेल रोग हो सकता है। और सिमिलरली अगर वाहक अगर रोगी से करते हैं, रोगी रोगी से करते हैं, तो उसमें काफी चांस बढ़ जाता है बच्चों में सिकल सेल रोग होने का। तो इस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं कि भाई एक प्रकार से सिकल कुंडली को भी मैच किया जाए, इस पर भी काफी बात हो रही। तो संध्या जी, मैं उसको एक पब्लिक हेल्थ के एंगल से, मतलब लार्जर पॉलिसी के एंगल से अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से बात करने की कोशिश करूँ, और ये मेरा एक प्रयास ही है। शायद आप ज्यादा बेहतर समझ पाती होंगी क्योंकि आप खुद एक महिला हैं जिन्हें रोगी रोगी हैं आप। कि देखिए, शादी करना या ना करना ये एक व्यक्ति का अधिकार है। इसमें डॉक्टर पंकज तिवारी या कोई दूसरा व्यक्ति ये आपको निर्णायक तरीके से नहीं बता सकता है कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं। हम आपको ये बता सकते हैं कि करने से क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, है ना। और तो एक तो ये बात तो क्लियर है कि अगर आप सिकल सेल रोगी हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति से शादी करती हैं जिस जो ना तो रोगी है ना वाहक है, तब तो कोई समस्या होने के चांस ही नहीं है। पहली बात तो बच्चे में भी कि क्योंकि वो अगर ना रोगी है ना वाहक है, तो अगर बच्चे में भी होगा तो वो वाहक ही होगा, मैक्सिमम रोगी तो हो ही नहीं सकता। तो एक लेवल पे तो सबसे पहले तो वहां पर ही जो है वो एक तो अगर मन में ये डर है कि भाई इस वजह से मैं शादी ना करूं, तो पहला। दूसरा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि शादियां जो है वो सिर्फ किसी एक आधार पर नहीं होती हैं। शादी
किस कोई व्यक्ति दूसरे से शादी करता है वो बहुत सारे कारणों से होता है और उसमें समाज भी इन्वॉल्व होता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए ये भी मान लूं कि आप किसी एक व्यक्ति से शादी करते हैं जो वाहक है या रोगी है, तो बच्चा आप लेना चाहती हैं कि नहीं, बायोलॉजिकल जिसे हम कहते हैं, वो भी आपके पास निर्णय है। मतलब आप बच्चों को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बायोलॉजिकल बच्चा ना लें। मतलब शादी करना का एक पर्पस तो बायोलॉजिकल बच्चा लेना होता है, लेकिन बाकी तो कंपेनियनशिप है ना, साथ रहना है, एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, वो भी है। तो वो भी एक ऑप्शन आजकल मतलब उपलब्ध है। उसके अलावा ये भी ऑप्शन उपलब्ध है कि अगर आपको पता है कि पति वाहक या वाहक है तो उसमें क्योंकि चांस चांस होगा, अगर डिजीज है तो फिर पूरा ही हो जाता है। तो उस केस में आजकल प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स की सुविधा भी उपलब्ध है कि आपने अगर बायोलॉजिकल बच्चा आप चाह ही रहे हैं तो आप लगभग 18 से 20 हफ्ते के दौरान अम्नियोसेंटेसिस के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि बच्चे को सिकल सेल रोग है या नहीं, वाहक है या, और उसके अनुसार फिर निर्णय ले सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास उपलब्ध हैं। तो मुझे लगता है कि आप शादी करना चाहते हैं कि नहीं, ये आपका निर्णय है। मैं एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मेरा काम यह है कि मैं आपको सारे एंगल्स बता दूं, और यही सारे एंगल्स बस मैं आपको बताना चाहूंगा। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, किसी के प्रश्न हो। सर एक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज है प्रश्न का, तो मैं वो ले लेता हूँ। दो तीन प्रश्न है, जी। उसमें से जी। एक अभी ले लेता हूँ। जी। सर बड़ा अजीब है प्रश्न उड़ीसा से कोई है। बात नहीं सर। जी। जी। 13 साल का बच्चा है, सिकल सेल वॉरियर है, और उनके पिता का कहना है कि ये ठंड की वजह से नहाता ही नहीं है, यानी पानी में जाने को बिल्कुल डरता है। तो हम्म। ये पूरा जो जितना भी ठंड का टाइम है वो नहाता ही नहीं है सर। जी। तो ये जी। जी। किस तरह से वो हैंडल करे, समझ नहीं में नहीं, नहीं ये आ रहा देखिए सर कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मतलब इसको हमको कई बार हमें लगता है कि, बट आप खुद सोचिए वो जो पिता है उसके लिए कितना बड़ा, खुद के लिए भी है। हाँ हाँ, मानसिक तनाव है ना, मानसिक कि और क्योंकि हम सब लोग, जस्ट फॉर रिपीटिशन, आप जान ही रहे हैं कि सिकल सेल रोग में दर्द और क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं वो ठंड के समय और ठंड से बढ़ जाता है। ये काफी सारे लोगों को पता होगा, बस मैं रिपीट कर रहा था। हाँ और हाँ हाँ तो ये हो सकता है कि वो बच्चा जो उसको कई बार ठंड की वजह से क्राइसिस हुए हो, जिसमें उसको बहुत तकलीफ हुई हो, बहुत परेशानी हुई हो, जिसकी वजह से उसके मानसिकता में ये आ गया कि मैं ये परेशानी नहीं झेल सकता, भले मैं नहाऊं नहीं, मैं उस ठंड से हम्म, ना लूं। और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोटेक्टिव बिहेवियर है। जैसे अगर हमको सांपों से डर लगता है तो कोई ऐसी जगह जहां सांप हो सकते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम वहां जाएंगे ही नहीं, है ना, इससे जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी तरह से एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर उस बच्चे का बना है। तो ये एक बिल्कुल ये हो सकता है। तो इसमें मेरा यही सुझाव रहेगा, सबसे पहले तो एक तो अ, ये आवश्यक है सब में, सबसे पहले कि क्या उनके बीमारी का मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है। मतलब उनके सिकल सेल रोग के लिए हाइड्रोक्सी यूरिया, फोलिक एसिड जो चल रही है उनके वजन अनुसार पर्याप्त मात्रा में चल रही है कि नहीं, सबसे पहले हम ये इंश्योर करें। जी उसके सर। साथ जब ये हम करने लग रहे हैं तो इससे उनके जो ओवरऑल ब्लड ट्रांसफ्यूजन और क्राइसिस इनकी इनकी मात्रा कम हो जाती है। सबसे पहले हमें इस पर ही काम काम करना चाहिए। जी। और फिर उसके साथ उस बच्चे को, तो इस ओके ठीक है, तो ये आप समझिएगा कि देखिए, अब वो बच्चा जो है वो मानसिक रूप से तनाव में है और एक डर उसमें ये बैठ गया है। इसमें ना कई बार एक तो बीमारी का अच्छा मैनेजमेंट, और उसके बाद एक जो तरीका बहुत अच्छा काम करता है वो जिसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर सपोर्ट। उसके आसपास के क्षेत्र में जो सिकल सेल के रोगी हैं, अगर आसपास के लोग आपस में बीच बीच में मिलते हैं तो उससे क्या होता है कि जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, जब हम उनको देखते हैं कि वो जीवन को इस तरह से जी रहे हैं, तो हमें भी एक साहस मिलता है कि हम भी कर सकते हैं। तो वो बच्चा अगर किसी और को देखेगा कि इस तरह से कर रहा है और कर पा रहा है, तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब पिता या कोई दूसरा व्यक्ति जिसको सिकल सेल रोग नहीं है वो जो बोलता है वो उतना पावरफुल नहीं हो सकता, चाहे वो डॉक्टर ही हो कई बार। लेकिन जब कोई रोगी ही बोलता है या बिना बोले भी वो उसको देखता है कि यार ये व्यक्ति भी तो रेगुलर स्कूल जा पा रहा है,
ये रेगुलर नहा रहा है, नहा के अपना सब काम कर रहा है, तो मैं भी कर ही सकता हूँ कोशिश। तो एक ये तरीका बहुत हो सकता है कि अगर 4-5 लोग भी को जो आसपास आपके हों, जो एक एक छोटा सा ग्रुप बना सके जिसमें गौतम जी आपको मदद कर सकते हैं, तो आपस में जब वो बैठेंगे तो उससे उसकी ये मानसिकता पे मुझे लगता है जरूर फायदेमंद असर आएगा। मुझे नहीं लगता कि हम उसको अभी मानसिक रोग की कैटेगरी में रखेंगे कि उसको किसी मानसिक रोग डॉक्टर के पास जाना पड़े। सिर्फ इतना करने से भी मुझे लगता है कि वो बेहतर हो जाएगा काफी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। हेलो। हाँ मैडम, बोलिए। हेलो सर, मैं चेल्सी पुरोहित हूँ। मैं नमो मेडिकल कॉलेज सिलवासा में पढ़ती हूँ। एंड जी मैडम। मेरे भाई को कंपाउंड हेट्रोजाइगस डिजीज है, HBS एंड HBD पंजाब। तो उसको बहुत लेट डायग्नोसिस हुआ एट द एज ऑफ 16। रिसेंटली डायग्नोज हुआ है। तो अभी इज 19। तो 16 पे डायग्नोज हुआ, तब उसका मेडिकेशन वगैरह सब स्टार्ट हुआ है। उसके पहले बस हेडेक वगैरह होते थे, बट नाउ इस साल उसको लाइक एवरी 2 मंथ्स में एक बार पेन क्राइसिस हुआ है। एंड एवरी टाइम ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि गैस्ट्रिक रिलेटेड जो डिस्टरबेंस है उसके बाद उसको ये पेन क्राइसिस हुआ है। उसका पीठ बैक स्टिफ हो जाता था और एब्डोमेन स्टिफ हो जाता था। तो एक डाइटरी एस्पेक्ट से हम कैसे इसमें सुधार ला सकते हैं, वो मेरा सवाल है। ओके। तो चेल्सी आप वहां पर अभी किस विषय पे पढ़ाई कर रहे हैं नमो में? सर, मैंने 3rd ईयर MBBS कंप्लीट कर लिया है। अब मैं 4th ईयर में स्टार्ट ओके, करने वाली हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चेल्सी आपके यहाँ वैसे और भी काफी पेशेंट्स भी होंगे एंड आई आई होप वहाँ ट्रीटमेंट्स भी अच्छे मिल रहे होंगे। और वहाँ पर आपकी कम्युनिटी मेडिसिन में डॉक्टर प्रियदर्श हैं, हाँ। जो मेरे जी अच्छे सर। मित्र भी हैं। जी, उनसे हाँ भी आप हाँ। जरूर मिलिएगा। वो यूजुअली इन सभी चीजों पर काफी अच्छा उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी है। तो एक तो ये चीज की देखिए, जो सिकल सेल डिजीज है पर से, और जब चाहे वो कंपाउंड जैसा आपने कहा कि कंपाउंड हेट्रोजाइगस भी है, उसमें भी पर से डिजीज में न्यूट्रिशन या फूड का रोल नहीं है। लेकिन देखिए होता क्या है कि यूजुअली अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारी जनरल हेल्थ इंप्रूव होती है। एंड दैट मतलब उसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ में फायदा होता है। तो पहला तो एक चीज तो हमें एज अ मेडिकल प्रोफेशनल भी ये क्लियर रहना होगा कि इट इज अ जेनेटिक डिजीज, इट्स नॉट एसोसिएटेड विद न्यूट्रिएंट्स। नाउ यस आपने सर। जो आइडेंटिफाई किया कि भाई उसको गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस होता है और उसके बाद उसको अक्सर क्राइसिस होता है। ये इसको हम ये एविडेंस बेस्ड तो नहीं बोल सकते कि क्योंकि ऐसा बहुत एविडेंस नहीं है जो ये कहे कि गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस की वजह से क्राइसिस हो जाएगा। ये एनेक्डोटल भी हो सकता है। अ, तो मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हम उस एसोसिएशन को ढूंढने के बजाय हम ये देखें कि क्या ओवरऑल उसकी जो ड्रग्स चल रही हैं वो राइट डोजेस में चल रही हैं, और उसको वो नियमित ले पा रहा है, उनको लेने में उसको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है क्या। कुछ लोगों को गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स होते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया के साथ, तो कई बार उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। उसमें भोजन के पैटर्न को चेंज करना, और कई बार कभी कभी थोड़े समय के लिए मतलब एंटासिड्स या फिर एंटैक वगैरह लेना भी यूजफुल होता है। अ, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अ, और कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है वो पेशेंट आपको बताए ना, लेकिन वो उसकी वजह से स्किप भी कर देंगे हाइड्रोक्सीयूरिया, बिकॉज उनको इतने गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या अन्य समस्या हो रही है कि उनको लग रहा है कि क्या ही इसको लें। तो वो गहराई से समझना भी जरूरी है। तो फोकस शुड रिमेन ऑन मैनेजिंग द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द डिजीज रादर देन फाइंडिंग एन एसोसिएशन कि वो गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है कि। जी। जी सर, एक्चुअली आई हैड अ टॉक विद प्रियदर्श सर's वाइफ सावित्री मैम। तो उन्होंने सोडामेंट वगैरह प्रिस्क्राइब किया है कि वो ले सकते हैं, तो जी, देयर इज इम्प्रूवमेंट। एंड बिल्कुल, अभी तो वो बढ़िया बाहर चेल्सी, पढ़ रहा है, NIT जालंधर बढ़िया, में। ओके, बिल्कुल, थैंक यू सो थैंक मच यू, सर। थैंक यू चेल्सी। जैसी जी, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर रुचिता पटेल भी है, जानते हैं आप? जी सर, हाँ, रुचिता मैम ने ये ग्रुप बनाया था, और रुचिता मैम के साथ मैंने एक रिसर्च भी प्लान किया है ऑन दिस हेट्रोजाइगस, जो बहुत अंडर डायग्नोज्ड है, पर बहुत मैनिफेस्टेशंस है।
तो आई एम लुकिंग टू इट ऑल्सो। ओके, जुड़े रहिए आप उनसे, वो हमारे नेस्को बिल्कुल sir। मेंबर ही है। जी हाँ जी। हाँ सर, हाँ हाँ। ठीक, थैंक यू चेसी जी। यस, थैंक नेक्स्ट यू। क्वेश्चन प्लीज। हेलो। जी पूछिए। नमस्कार सर। जी। हाँ बोलिए, आपका आवाज आ रहा था, बोलिए। आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू होगा सर। और किसी का सवाल प्लीज। जी, चैट में हाइड्रोक्सी ट्यूबलेट रोज लेना चाहिए, ये सवाल तन्वी ने पूछा है। तो थोड़ा सा मैं उस पर बता दूं, बिकॉज हम जी लगातार सर। ये बात कर रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सिकल सेल के रोग के बेहतर मैनेजमेंट पर उसका बेडरॉक, उसकी नींव वही है। तो वो नींव पर थोड़ा सा ये बता दूं, क्योंकि अगर ये डाउट है कि हाइड्रोक्सी यूरिया का जो टैबलेट है उसे रोज लेना होता है, हर और नियमित लेना होता है। और इसमें वजन अनुसार डोजिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। बच्चों में साधारणतः 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम का लगभग डोज रिक्वायर्ड होता है बच्चों में। और बड़ों में 500 से 750 से 1000, कुछ लोगों को 1250 मिलीग्राम तक भी डोज रिक्वायर्ड होता है। तो ये निर्भर करेगा, आपको अपने डॉक्टर से मिलकर के ये करना होता है। और फिर एक बार जब आप स्टेबल हो जाते हैं एक डोज पे, तो फिर वो नियमित आपको लगातार लेना होता है। और जब उसको ले रहे होते हैं तो खून की जांच, जिसको हम सीबीसी कर कहते हैं, वो 3 से 6 महीने में एक बार करानी होती है। और एलएफटी, जब लिवर और केएफटी की जांच जो है वो 6 महीना से 1 साल में करानी होती है। अन्य कोई जांचें लगातार कराने की आवश्यकता नहीं। जी सर, धन्यवाद। और किसी के सवाल कोई। हेलो। हाँ पूछिए रोशनी। हेलो सर, मैं रोशनी हूँ, महाराष्ट्र गढ़चिरौली से। मेरे तो दो सवाल है। तो मैं पहला सवाल पहले पूछना चाहती हूँ। सिकल जी सेल में स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट बार बार पेन की वजह से अस्पताल में भर्ती रहते हैं। तो उनको एक डर लगा रहता है कि हम पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है, तो हम एग्जाम टाइम पर वो ज़्यादा चिंतित और डरे रहते हैं कि हम इसमें उत्तीर्ण होंगे कि नहीं। तो मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। तो रोशनी, बहुत धन्यवाद, तुम आपकी आवाज सुन के अच्छा लगा। अ, तो देखिए, ये जो जो सबसे पहला शुरू में ही सवाल निशांत जी ने पूछा था, मैं बस वापस उसी पर जाते हुए कि इस बात को तो हमको समझना है कि सिकल सेल जीवन की एक वास्तविकता है, सिकल सेल रोगी और उसके परिवार के लिए। जी। उस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए, सिकल सेल के रोग के प्रबंधन को बेहतर करते हुए, हमको लगातार परिवार में ऐसा कल्चर डेवलप करना है जो कि हमें मानसिक रूप से ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है, ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। कि हमें पता है कि हमारा जीवन है, हम सब तैयारी करेंगे, बट हो सकता है कि वो एग्जाम में हम वो एग्जाम ना दे पाए। बट क्या इसका ये मतलब है कि वो एग्जाम आज नहीं दे पाएंगे तो 6 महीने बाद भी नहीं दे पाएंगे? इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारी जिंदगी सिर्फ उस पटरी पे आके थोड़ी देर रुकी थी तो फिर आगे नहीं चलेगी। तो महत्वपूर्ण ये, और लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, ये लगातार। और इसमें पीयर सपोर्ट का बहुत रोल होता है कि जब लोग साथ में आते रहते हैं, हर महीने बैठते हैं, बात करते हैं इन चीजों पे, तो फिर हमें मानसिक स्ट्रेंथ मिलता है एक दूसरे से इन बातों पर कि हाँ हम ये कर सकते हैं। हम किसी झूठ में नहीं जी रहे हैं कि हमें ऐसा कभी होगा ही नहीं। हम इसको स्वीकार कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, बट हम उसमें क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब यही तरीका है। और ये चीज सिर्फ सिकल सेल के रोग में नहीं, हम ये बोलें कि किसी प्रकार की भी दिव्यांगताएं हो चाहे या अन्य लिमिटेशंस हो, उन सब में ये चुनौती लोगों को होती है कि हम एक व्यक्ति जिसको में वो समस्या नहीं है उससे शायद थोड़ा पीछे रह जाए, या वो कर ले हम नहीं कर पाए। लेकिन कैसे हम उसमें रेजिलियंस रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ये एक लगातार सीखने की प्रक्रिया है। जी रोशनी। सर, हमारा एक सपोर्ट ग्रुप है
तो उसमें कई बार बोलते हैं पेशेंट्स कि हम में ज़्यादातर पेन क्राइसिस में रहते हैं तो हमने अपना स्कूल ही ड्रॉप कर दिया है या फिर कॉलेज के बाद हमने पढ़ाई ही शुरू नहीं की है इस डर के कारण से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सच्चाई है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और हुआ भी है। और इसमें हम ये बोलें कि कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो कोई एक चीज रेस्पॉन्सिबल नहीं है। वो जो मरीज था, उसको समस्या हुई, उसकी अपनी ताकत, फिर उसके बाद उसके परिवार को उसको देखने का नजरिया कि वो आज तो समस्या हुई बट उन्हें लगा अब हर बार वही समस्या होती रहेगी, उससे अच्छा वो पढ़ाई ही ना करे। उसके बाद उसके स्कूल के देखने का नजरिया, स्कूल ने भी ये बोला कि अब इसको तो बार बार समस्या ही होती है, तो इससे अच्छा वो पढ़ाई ना करे। तो ये देखिए पूरा। और फिर उसके बाद समाज के देखने का भी नजरिया है, उनके चाचा ताऊ आस पड़ोस के लोग भी ये बोले यार इतनी समस्या होती है तो काहे स्कूल भेजते हो। तो ये एक बहुत नजरिए का भी फर्क है सभी लेवल्स पर, जिसमें जो चीज आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत रोल प्ले करता है कि लोगों का नजरिया भी चेंज हो कि अगर ये समस्या आज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार जब वो एग्जाम देगा या हर बार जब वो स्कूल जाएगा तो ये समस्या ही होती रहेगी। तो इस मेंटल ब्लॉक से भी बाहर निकलना है, और मेंटल ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए लगातार हमें स्ट्रेंथ को याद करना पड़ता है। जो एक स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, वो मुझे बहुत पावरफुल भी लगता है। क्योंकि अ, कितनी भी मुश्किलों में अगर हम स्ट्रेंथ को साथ लेके चलते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ फॉल्स स्ट्रेंथ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम डिजीज मैनेजमेंट बेहतर करें, लेकिन डिजीज हाँ। मैनेजमेंट बेहतर करने के बावजूद भी बीच बीच में समस्याएं होंगी, तो उसमें हमें अपनी मानसिक स्ट्रेंथ पर ही आगे बढ़ना होगा। जी। ओके सर, और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, सेल्फ टॉक और ग्रैटिट्यूड से मेंटल हेल्थ में कितना सपोर्ट होता है और ये करना सही है? सॉरी सर, आपका आवाज नहीं आ रहा। तो आप म्यूट है प्लीज। ओके, हाँ सॉरी या सॉरी जी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है रोशनी, और मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ सेल्फ टॉक एंड द सेकेंड थिंग यू सेड, ग्रैटिट्यूड, यस ग्रैटिट्यूड। बट व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, जो मैंने पाया है अपने जीवन में भी और अपने जितने दोस्त मित्र सीनियर्स हैं उनसे समझ के मेडिकल साइंस में, कि देखिए हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सेल्फ टॉक ना करता हो। हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय पर अपने आप से बात करके अपनी जो उलझने हैं उनको समझने की कोशिश करता है और उनमें रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है। ये एक साधारण प्रक्रिया है और बड़ी जरूरी प्रक्रिया भी है। हाँ, ये नहीं कि वो जब ये प्रक्रिया कई बार बहुत ज्यादा होने लगे, इंसान सेल्फ टॉक में ही रहे, तो वो एक थोड़ा सा परेशानी का विषय हो सकता है। लेकिन सेल्फ टॉक बहुत आवश्यक होता है, जिसको हम कई बार रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। हम जिंदगी में बैठते हैं, समझते हैं और अपने रास्ते निकालते हैं। क्योंकि हर एक सिकल सेल रोगी का जीवन अलग अलग है, हर एक की सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग अलग है। कोई बहुत गरीब हो सकता है, किसी के पास आर्थिक रूप से बहुत संपन्नता हो सकती है। तो अलग अलग समस्याओं में को लोग हैं। तो एक तो पहला ये बात हुई। ग्रैटिट्यूड की जो मैंने बात की, जो मैं जिनका मैंने एग्जांपल आपको दिया था, जो डॉक्टर प्रवर पासी जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ये बात कही थी, इज अ वेरी फेमस न्यूरोलॉजिस्ट, वेरी वेल नोन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। हमारे फाउंडिंग मेंबर्स जेएसएस के उनके सीनियर भी हैं। तो उन्होंने जब ये बात कही थी कि ही सेड दैट इट इज नॉट जस्ट कि मैं एक एनेक्डोट या अपने पर्सनल अनुभव से बात कर रहा हूँ, ये उन्होंने रिसर्च के द्वारा भी पाया गया है कि जिंदगी में, जिंदगी को देखने का जो नजरिया है वो हमें बहुत कुछ डिटरमाइन करता है कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। तो हम्म। जब हम ग्रेटिट्यूड के नजरिए से चीजों को देखते हैं, तो हमको जो चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो चुनौतियों की तरह दिखाई देती है कि हमें इन पर विजय प्राप्त करनी है ना। ये नहीं कि ये परेशानियां हमको एब्जॉर्ब कर लेंगी या हम इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जी। ग्रेटिट्यूड से हमको, क्योंकि हम इस बात के प्रति धन्यवाद भी देते हैं कि हाँ हमारे पास ये चीजें नहीं है बट बहुत सारी चीजें हैं भी, तो वो हमको बहुत पावर देता है, बहुत स्ट्रेंथ देता है। जी। या ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। एक चैट में कुछ क्वेश्चन है, मैं ले लूँ सर क्विक। जी सर। जी। थैंक यू सर। जी। एक राठौर जी का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर मेरे स्प्लीन का सर्जरी हुआ था और उसमें मेरी स्प्लीन को रिमूव किया गया। आपसे क्वेश्चन है कि सिकल सेल की वजह से मेरे कोई और ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं क्या? अभी मेरी एज 37 है और वेट 55 है।
तो राठौर जी, बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। क्योंकि मैं बहुत ही ब्रीफली ये बात करता हूँ, क्योंकि ये वैसे काफी विस्तृत सवाल है कि सिकल सेल का जो रोग है, सिकल सेल में हमारी खून के जो लाल रक्त कण हैं वो हस्याकार हो जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। और हमारा खून हमारे शरीर के हर एक कोशिका, हर एक अंग तक पहुंचता है, इसको समझिएगा। इसीलिए सिकल सेल रोग अपने आप में यूनिक है कि शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जिसपे सिकल सेल रोग असर न डाल सके, क्योंकि खून तो सब जगह पहुंच रहा है, खून की धमनियां सब जगह पहुंच रही हैं। इसलिए आ, सिर्फ स्प्लीन पे दे या ऐसा नहीं है, वो लगभग सब। तो इसलिए महत्वपूर्ण क्या है कि सिकल सेल रोग का प्रॉपर प्रबंधन हो। हम कैसे उसमें हाइड्रोक्सीयूरिया फोलिक एसिड के सही मात्रा के माध्यम से उसको जितना कंट्रोल रख सकें। हस्याकार जो सेल्स हैं उनकी मात्रा कम रहती है। अभी आप में शायद सिकल स्प्लीन को निकालना इंडिकेटेड रहा होगा, इसलिए उन्होंने जो भी डॉक्टर साहब आपको देखे उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले बहुत सोच समझ के कि उसकी जरूरत है कि नहीं, उसके अनुसार ही उसको करें। क्योंकि कई चीजें ऐसी होंगी, अब जैसे स्प्लीन के बारे में ही ये मानना है कि लगभग जिस उम्र में आप हैं उस उम्र तक स्प्लीन, जो सिकल सेल के रोगी होते हैं उनका स्प्लीन काम करना बंद कर देता है। लेकिन उस काम करना बंद कर देने के कारण उस स्प्लीन को निकालने की आवश्यकता ज्यादातर लोगों में नहीं होती। सिर्फ कुछ ही लोगों में, जिनमें स्प्लीन में अचानक से बहुत सारे खून भर जाए और बहुत समस्या होने लगे, तब निकालना पड़ता है, जो मेरी आशा है कि आपके केस में रहा होगा। लेकिन अब सिकल सेल का जो असर है वो मान लीजिए थोड़ा गुर्दों पे भी पड़ रहा है, कभी अन्य भी चीजों पे पड़ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि उनको निकाल दिया जाए। तो ये बस आप क्लियर रहिएगा। उनको मॉनिटर करना जरूरी है, और वो मॉनिटरिंग जो भी डॉक्टर आपके हैं वो साधारणतः करते हैं। वो साल में कुछ खून जांचें करेंगे, कुछ और अन्य जांचें करते रहेंगे कि भाई आपको ये प्रकार की समस्याएं और आगे बढ़ तो नहीं रही। लेकिन इसको बचाने का जो बेड रॉक है, जो नींव है, वो है हम अपना भोजन, अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें, हाइड्रोक्सीयूरिया फोलिक एसिड को बहुत बढ़िया रखें, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखें, तो आप इसको बचा पाएंगे। जी। धन्यवाद सर। चैट बॉक्स का लास्ट क्वेश्चन वही फिर से कि सर मेरे भाई को सिकल सेल के साथ एवियन हुआ है, तो उन्हें कैसे ट्रीट करें? जी, तो इसको बस बहुत ब्रीफली रिपीट करते हुए, वो एज 17 है, 50 किलो वजन है, हाँ हाँ हाँ। एमआरआई देखे हैं और डॉक्टर ने एवियन बी कहा ग्रेड है बताया है। बी ग्रेड बताया, ठीक। तो वही मैं कहना चाहूंगा कि कम उम्र में, जैसे 17 साल की उम्र है, इस ये उम्र में एवियन को ऑपरेट करके ठीक करना एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। लेकिन बस मेरा आपसे यही सुझाव रहेगा कि जो भी आपके डॉक्टर हैं आप उनसे संपर्क में रहें, और जो डॉक्टर, खासकर हड्डी के जो डॉक्टर जिन्होंने सिकल सेल के जो रोग हैं उनसे संबंधित एवियन के केसेस पर काम किया हो, वो ज्यादा बेहतर होंगे इस ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि अभी फिलहाल सभी हड्डी के डॉक्टर लोग इसको कर पाने में और इसको समझ पाने में उतने सक्षम नहीं है। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जब तक हम कोई केस को प्रैक्टिकली देखते नहीं है तब तक हम उस पर बहुत सक्षमता नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता। तो इसलिए वो चीज को ध्यान में रखते हुए ही जब आप सर्जिकल स्टेप पे अगर जाते हैं तो उसको लीजिएगा। एक जो तरीका है जिसमें हम पूरा का पूरा हिप को रिप्लेस करते हैं, हिप जॉइंट को, वो एक तरीका है। उसके अलावा अभी कुछ एक नए तरीके आ रहे हैं जिसको हम ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, जिसमें तो अ, ये कुछ तरीके हैं। तो आप अपने, और जैसा मैंने कहा कि ये इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होगा, तो इसलिए उनसे आप संपर्क करें और इसको। जी। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी लास्ट 10 मिनट है हमारे पास सेशन के, तो जल्दी से कोई क्वेश्चंस हो तो ले लेते हैं। किसी के कोई प्रश्न प्लीज? सर मेरे पास कुछ सवाल और आए थे व्हाट्सएप में, तो मैं जी। पूछ जी। लेता जी। हूँ। स्पेशली 3 बातें लिखी गई थी कि मैरिज, एग्जाम और जॉब, ये ऐसी चीजें हैं कि जहाँ से मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। जी। तो जब भी बिल्कुल। एग्जाम का टाइम आया कि वो मेंटल स्ट्रेस में जाते हैं, जॉब नहीं लग रहा है तो मेंटल स्ट्रेस में जा रहे हैं, और हम्म। शादियां टूट रही है होने के बाद और नहीं भी लग रही है, तो ये मेजर क्वेश्चंस है सर। बिल्कुल। तो प्लीज बिल्कुल। आप थोड़ा एक जी। मार्गदर्शन। तो और
तीनों पे हमने थोड़ा थोड़ा सा बात किया, बट बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों मुद्दे हैं। अ, जो मैंने कहा बेड रॉक में ही, और इसके लिए मुझे लगता है कि नेस्को बहुत बड़ा रोल प्ले कर ही रहे हैं और आगे करेंगे भी, कि जितना हो सके हम आसपास के अपने मरीजों से जुड़े रहें। हम पीयर सपोर्ट, जब हम एक दूसरे के साथ कोई किसी एक लड़ाई पर आगे बढ़ते हैं, जो कि तो उससे हमें एक दूसरे से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये करने से, अब अगर हमारा कोई एक साथी है जिसे एग्जाम में ऐसी परेशानी हुई थी, उसने उसको कैसे डील किया, बाद में कैसे किया, जब हम उससे सीख उसको सुनते हैं तो हमें लगता है कि अगर मेरे साथ भी हुआ तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं नहीं दे पाया तो मैं 2 महीने बाद कर सकता हूँ। तो ये, और ऑफ कोर्स जो बेड रॉक है कि हमारा सिकल सेल मैनेजमेंट अच्छा रहे, मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो है। उसके साथ पीयर सपोर्ट बहुत हेल्प करता है। और पीयर सपोर्ट में अगर हम पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार में वो कैसा माहौल बना रहे हैं स्ट्रेंथ का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखिए, मतलब जो मेरा नजरिया है कि जिंदगी जीने के तरीके, एक हो सकता है कि हम ये माने कि हम विक्टिम हैं, और दूसरा है कि हम वॉरियर हैं, जो शब्द गौतम जी प्रयोग करते हैं, और मैं इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि देखिए, विक्टिम की तरह मानना जो है वो एक आसान तरीका हो सकता है, और समस्या तो है। लेकिन वॉरियर की तरह मानना वो यही कहता है कि परेशानी है, बट वो एक चुनौती है जिस पर हमको आगे बढ़ना है, उसको समझना है, क्या कर सकते हैं, क्या मदद ले सकते हैं। तो ये अप्लाई होता है एग्जाम्स के लिए भी, ये अप्लाई होता है जॉब्स के लिए भी। और मैं आपको बताऊं कि एग्जाम और जॉब्स में पब्लिक हेल्थ लेवल पर गवर्नमेंट भी काफी मदद कर रही है। इसमें आप नेस्को से जरूर मदद ले सकते हैं। अभी इवन स्कूल एजुकेशन सिस्टम्स में धीरे धीरे कुछ कुछ ऐसे चीजें आ रही हैं जिनसे जो बच्चे हैं, जिनको सिकल सेल है, उनको मदद मिल सके। तो वो स्पेसिफिक चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे किस प्रकार की मदद उपलब्ध हो सकती है। लेकिन ये समझिएगा कि मदद जो भी हो, लेकिन आपको अपने आप में स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी, जिसमें आप, आपका परिवार और आपके पीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी वाली जो बात है, वो देखिए, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपे हम सभी लोगों को बहुत सजग भी रहना है, और आप सभी लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि शादी करना या ना करना ये आपका पर्सनल निर्णय है। ये कोई डॉक्टर, कोई भी दूसरा व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि आप उसको करें या ना करें, या कैसे करें, क्यों करें। हम आपको ये बताएंगे कि आपकी शादी करने से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, किससे करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, ये जानकारी देना मेरा और आपका काम है। और इसको इसको अपने आप में भी यही आत्मसात कीजिए कि बाकी सबका रोल सिर्फ इतना ही है, वो ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि मैं क्या करूं अपनी जिंदगी के साथ। आप स्वतंत्र हैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करने के लिए। हम, और वैसा ही अपने आप में पावर रखिए। किसी के फुटबॉल मत बनिए, किसी के की डॉक्टर पंकज तिवारी के ओपिनियन के फुटबॉल बन गए हैं, वही बता रहे हैं कि क्या करना है जिंदगी। आप अपनी जिंदगी तय कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपके क्या परिणाम हो सकते हैं। जी। थैंक यू सर। कोई लास्ट सवाल, क्योंकि अभी समय हमारा कम है। हेलो सर। हाँ मैम, पूछिए मैम। हाँ सर, मैं अश्विनी बोल रही हूँ। मुझे एक सवाल है कि जैसे विमेन्स का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स रहते हैं, मेनार्की, जी। प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, इसके ऊपर सिकल सेल का रियली कुछ मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट रहते हैं क्या? जैसे नॉर्मल विमेन को भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक बहुत खतरनाक चीज होता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है मैनेज करने में। हम्म। और प्रेगनेंसी में भी, लैक्टेशन में भी, ऐसे हम्म। इस माइलस्टोन्स में सिकल सेल का इम्पैक्ट क्या होते हैं मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट में? जी। 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 तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और हम सबके लिए भी बहुत यूजफुल है ये जानना कि जो महिलाओं में जो सारी बातें उन्होंने बताई, उसको और सरल भाषा में ये कहना है कि एक महिला के, एक बच्ची जब पैदा होती है, उसके जीवन में जब उसकी माहवारी शुरू होती है, उसको हम मीनारकी बोलते हैं। उसके बाद माहवारी शुरू होने के बाद उसकी कुछ सालों बाद, मान लीजिए 20, 25, 30 की उम्र में उसकी शादी होती है। तो शादी होने के बाद उसका बच्चा होता है, प्रेगनेंसी होती है। फिर उसके बाद 45 की उम्र में लगभग माहवारी बंद होती है, जिसको मीनोपॉज कहा जाता है। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो वो कह रहे हैं कि हर महीने जब माहवारी आती है, उसके पहले या उसी दौरान महिला को बहुत दर्द होना, बहुत तकलीफ होना, इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये सारे शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। ये एक नॉर्मल महिला के जीवन का पार्ट होता है। कई लोगों में ज्यादा, कई लोगों में कम होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं। तो
तो जैसा मैंने आपको बताया शुरू में ही मैडम कि सिकल सेल जो है शरीर के हर एक अंग पर असर डालता है। अब सिकल सेल कितना अच्छा मैनेज्ड है इस पर कई बार निर्भर करता है कि वो व्यक्ति के सारे माइलस्टोन्स कैसे रहेंगे। अगर एक सिकल सेल की बच्ची है जो बहुत ही पुअरली मैनेज्ड है, उसको बहुत अनीमिया हो रहा है, बार बार एडमिट हो रही है, जॉन्डिस हो रहा है, तो हो सकता है उसकी मीनार की भी डिले हो जाए। मीनार की होने के बाद मतलब उसकी माहवारी शुरू होने के बाद भी उसके महीने समय समय से ना आए, ये बहुत चांस है। और एक बच्ची है जो पहले से वेल मैनेज है, हाइड्रोक्सीयूरिया फोलिक एसिड उसका रेगुलरली चल रहा है, खाना पीना बढ़िया है, अपना ध्यान रख रही है, तो हो सकता है वो बहुत सारे माइलस्टोन्स को एकदम नॉर्मली अचीव कर जाए। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम कितना अर्ली इनिशिएट कर रहे हैं ट्रीटमेंट को और उसको किससे प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। लेकिन इन सभी में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि प्री मेंस्ट्रुअल फेज में और मेंस्ट्रुएशन के समय मतलब माहवारी आने के समय और माहवारी के थोड़ा पहले महिलाओं में ट्रेन क्राइसिस ज्यादा होने के चांस होते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा अधिक ध्यान रखना पड़ता है इस चीज में, जो महिला जिन्हें सिकल सेल रोग है। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी अन्यथा वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अगर उनका वेल मैनेज डिजीज है तो वो जिंदगी में आगे बढ़ सकती हैं। मैरिज के बारे में, चाइल्ड बर्थ के बारे में हमने ऑलरेडी बात की। प्रेगनेंसी के बारे में बस मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी सिकल सेल रोगी महिला है, अगर जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें थोड़ा जल्दी जल्दी अपनी जांचें कराते रहना होता है। महीने में एक बार तो दिखाना ही चाहिए डॉक्टर को। अपना बीपी, ब्लड ग्रुप, अपना हीमोग्लोबिन लेवल्स, इनको रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। उनको डिलीवरी ऐसी फैसिलिटी में करानी चाहिए जहां ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो, खून ब्लड चढ़ाने की सुविधा उपलब्ध हो। और प्रेगनेंसी के दौरान हाइड्रोक्सी यूरिया को बंद करना होता है, क्योंकि हाइड्रोक्सी यूरिया से बच्चे पे कुछ दुष्प्रभाव पड़ने के चांस होते हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया ले रहे थे, तो चिंता ना करें। जब आपको पता चले कि प्रेगनेंसी हुई है उस समय हाइड्रोक्सी यूरिया को बंद करें और अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें। जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। हाँ, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर एक चैट बॉक्स का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर। सर आपके हिसाब से हाइड्रोक्सी यूरिया का वेट के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए, पर मेरा वेट 55 है। मुझे हेमेटोलॉजिस्ट ने हाइड्रोक्सी अल्टरनेट डे पर लेने को कहा है, तो प्लीज क्लेरिफाई करें। जी अ, जी। तो वैसे तो साधारणतः राठौर जी, हम लोग मिनिमम अडल्ट के लिए तो 500 मिलीग्राम डेली पर ही शुरू करते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ है कि उन्होंने आपको क्यों अल्टरनेट दिया। हम लगभग 2,500 मरीजों के साथ काम कर रहे हैं और उसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो मुझे 500 मिनिमम पे शुरू करते हैं अडल्ट में, और फिर उसके बाद अगर उनको रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उनको समस्याएं बनी रह रही है, तब फिर हम 250 मिलीग्राम यूजुअली 1 से 2 महीने में बढ़ाते हैं उनके सीबीसी की रिपोर्ट्स को देखते हुए। तो ये जी। कोई शायद कोई उन्हें रिएक्शन हुआ होगा पहले या समथिंग कुछ, अ, तो हो सकता है, या फिर डॉक्टर से सलाह करके उसको आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रिएक्शन से भी डोंगे जी ये है कि अगर किसी को जैसे हम ये बोलते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया की वजह से यूजुअली कभी कभी हमारे रक्त कण कम हो जाते हैं, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। उसकी वजह से हम उसको टेम्पररीली बंद करते हैं 15 दिन के लिए और फिर उसके बाद रीस्टार्ट करते हैं। कभी कभी उसमें हम डोज रिडक्शन करके शुरू करते हैं। तो सही बात है, ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हो सकता है कि उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज हो, साथ में किडनी डिजीज हो, लिवर डिजीज हो, जिसकी वजह से उनके डोज को रिड्यूस किया गया हो। तो इसको देखना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सर।